नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है विमर्श और जो हम बात करने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बहुत सी अपनी परंपराओं को, अपनी महापुरुषों को और बहुत तरह के बलिदानों को ध्यान नहीं रख पाते, या ध्यान रखते हैं तो उन पर गर्व नहीं कर पाते, और गर्व करते हैं तो दूसरों को इस अनुभूति तक पहुंचा नहीं पाते। इसलिए ये आवश्यक है, और इस गर्वानुभूति के बहुत बुनियादी आयाम से जोड़ने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं माधवेंद्र सिंह जी, जो कि महामंत्री हैं अखिल भारतीय एकल परिवार के, वो परिवार जिसने पूरे देश के उन जगहों पर शिक्षा की व्यवस्था को पहुंचाने का काम किया जहां विद्यालय भी नहीं थे, अध्यापक भी नहीं थे। वहां शिक्षा की रोशनी उन्होंने जलाई है, और न केवल जलाई है बल्कि गाँव को एकजुट करने और परिवारों को संगठित करने और उन पिछड़े हुए स्थानों को पहचान दिलाने का भी काम किया है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपका बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं 26 दिसंबर, वो दिन जिसको हम ठीक से याद नहीं करते, सिर्फ कभी कभी अखबारों में स्टोरी पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, जबकि वो हमें, हमारी रगों में रक्त का संचार बढ़ जाना चाहिए, ओज का, उत्साह का, शौर्य का भाव आना चाहिए, क्योंकि वो दिन महत्वपूर्ण है। वो दिन ही महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अब भारत सरकार ने वीर बालक दिवस के रूप में उसे मनाने का निश्चय तो कर लिया, शुरू भी कर दिया, लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करने के लिए माधवेंद्र जी को हमने स्टूडियो में बुलाया है। माधवेंद्र जी, कितना महत्वपूर्ण है ये दिवस, और ये दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? सच कहें तो वैसे तो इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ये कहना बहुत उचित नहीं माना जाएगा, किंतु सच कहें तो यदि उस दिन ये घटना न घटी होती तो भारतवर्ष से में हिंदू समाज ही न होता आज। इतनी महत्वपूर्ण घटना है। तो ये ध्यान से सुनने, समझने और समझने के बाद इसमें शामिल होना आपके लिए जरूरी है इतनी महत्वपूर्ण घटना के संबंध में, क्योंकि वो दिन ऐसा था जब धर्म परिवर्तन के लिए गुरु गोविंद सिंह और उनके संपूर्ण परिवार को बाध्य किया जा रहा था। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब उनके पुत्रों को दांव पर लगा दिया गया, मुगल सैनिकों ने उनके पुत्रों को यह कह दिया कि तुम्हारे पिता का या तो धर्म परिवर्तन करें, अन्यथा तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। और जान से हाथ धोना भी हलाल या झटका नहीं होगा। तो क्या होगा कि एक दीवार चुनी जा रही थी, उस दीवार में तुमको जीवित चुन दिया जाएगा। इतनी विभत्स मौत मिलने वाली थी। किंतु इसके बाद भी न तो पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी घबराए और ना ही उनके बच्चे घबराए, और उन्होंने अपने जीवन का दान करना उचित समझा, ना कि धर्म परिवर्तन करना, सम्मान को छोड़ देना। क्योंकि अगर उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लेते तो संपूर्ण समाज उनके पीछे परिवर्तित हो जाता और हिंदू शब्द भारत से समाप्त हो जाता, या इतिहास के शब्द बन करके रह जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना और ये ऐतिहासिक घटना है, जिसको सुनने के बाद हमारे शरीर में सिहरन पैदा होती है। क्यों? क्योंकि आज हम एक चींटी के काटने से भी जो पीड़ा होती है वो बता देना चाहते हैं पूरे गांव भर को, पूरे शहर को, पूरे मोहल्ले को, और परिवार को तो सर पर उठा ही लेते हैं। लेकिन अब हम सोच सकते हैं कि वो छोटे छोटे दो नन्हे बालक जिनके इस बलिदान को, इस शौर्य को और उनकी उस भावना को, जो देशभक्ति और जो अपनी जाति और धर्म के लिए, अपने भाव के लिए तिरोहित हो जाना स्वीकार्य था, उसके सामने झुकना और या सर झुकाना भी स्वीकार्य नहीं था। तो जरा उनके नाम लेकर बताएं और उनकी आयु के साथ ये बताएं, ये उनका भाव क्या था उन दोनों बालकों का? ये किशोर आयु के बच्चे 9 वर्ष 13 वर्ष के नाम थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र, और दोनों ही पुत्र बहुत वीर थे। क्योंकि प्रशिक्षण गुरु गोविंद सिंह जी का था, जिन्होंने अपने जो उनके अनुयायी थे उनको भी शिक्षा दी कि भाई आप शास्त्र अपने साथ, सशस्त्र के साथ ज्ञान दोनों रखेंगे, दया भी होगा, सेवा भी होगा, लेकिन आवश्यकता पड़े तो आप संघर्ष से भी पीछे ना हटें। इसलिए शौर्य आपके शरीर की रगों में दौड़ना चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए। और हम देखते भी हैं बलिदान जैसे कृत्य के प्रति मन में भाव दया का नहीं,
भीरुता का नहीं, कायरता का नहीं, बल्कि वीरता का भाव वो इस बात से प्रकट होता है कि जब दीवार में चुनने का कार्य प्रारंभ हुआ, गले तक ईंटें पहुंच गईं, आगे ईंटें जुड़ना और जुड़ने के साथ साथ छोटे भाई की जीवन पूर्ण होना, इसकी संभावना दिखने लगी। तब बड़े भाई ने एक कटाक्ष किया छोटे भाई पर कि आज तुम्हारे जीवन से मुझे ईर्ष्या हो रही है, और ईर्ष्या इस बात से हो रही है कि जन्मा पहले मैं जीवन भर बड़ा बनकर के जीवित रहा, तमाम अधिकारों का उपयोग किया, किंतु आज जब देश और धर्म के ऊपर बलिदान होने का अवसर आया तो ये अवसर पहले तुमको मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारी लंबाई कम है, इसलिए तुम्हारे प्राण पहले जाएंगे, तुम पहले चुन दिए जाएंगे। हाँ, यह भाव भारत सरकार ने इस दिवस को वीर बालक दिवस के रूप में मान्यता देकर जो कार्य किया है, निश्चित रूप में वो सराहनीय है, क्योंकि इस माध्यम से देश का हर वह बालक जो सुनेगा उसके अंतर कुछ न कुछ अंश तो वीरता का जन्मेगा ही। किंतु आवश्यकता इस बात की है कि इस कहानी को कितना अधिक से अधिक और कितने बड़े समाज को बताया जाए, सुनाया जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में दादी, नानी, दादा, नाना और माता पिता न केवल बच्चों को ऐसे महापुरुषों की, ऐसे बलिदानियों की, ऐसे शहीदों की, ऐसे विशिष्ट जनों की जिनका कर्तव्य के पथ पर न केवल उन्होंने अपने आप को बलिदान किया, बल्कि अपना सर्वस्व निछावर कर दिया ताकि अपनी जो सीमाएं हैं सुरक्षित हों, हमारा देश सुरक्षित हो, हमारी संस्कृति अक्षुण्य रहे, हमारी परंपराएं अक्षुण्य रहें। ऐसे लोगों के लिए ही जो हम नियमित अपने विद्यालयों में प्रार्थना करते हैं, वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना। दुर्भाग्य से एक दौर आया जिसमें हमारे बच्चों को ये जो अभिमान था, ये जो गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, उसमें कहीं कमी आई। उसमें दोष हम सबका है, लेकिन समय रहते अपने दोष को सुधारने का समय भी हमारा होता है। कर्तव्य के पथ पर हमें बढ़ना है, और ये दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण है। दिवस इसलिए नहीं कि सरकार दिवस मनाती है तो कुछ छुट्टी लेकर आनंद मनाएंगे। हर छुट्टी आपके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का आधार है। क्या क्या कर सकते हैं माधवन जी, हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स परिजन क्या कर सकते हैं, अभिभावक की भूमिका में वो क्या कर सकते हैं, और अभी जो रिश्तों की हमारी जो थाती है उसमें भी कुछ झीनापन आया है, उसको कैसे और मजबूत करते हुए ऐसे भविष्य के विद्यार्थी, ऐसे भविष्य के युवा, भविष्य के सक्षम कंधे कैसे तैयार कर सकते हैं? देखिए, समाज में सलाह देना और घोषणा करना ये बहुत आसान होता है, किंतु लोग स्वीकार तभी करते हैं जब सामने वाला कुछ उसी को कर रहा हो, उस दिशा में कुछ कर रहा हो। मैं जिस संगठन से आता हूं, एकल अभियान, उसने क्या विचार किया है, क्या प्रारंभ किया है इस संदर्भ में जरूर बताएं। वो बता के मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। एकल अभियान ने 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के रूप में मनाना, इसलिए इस पूरे सप्ताह को 21 से 26 तक शहीदी सप्ताह के रूप में मनाने का विचार किया, निर्णय लिया। और उसके अंतर्गत जो पहला प्रयास है, हर दिन प्रातःकाल व्हाट्सएप के माध्यम से एक संदेश हमारे पूरे नेटवर्क अर्थात 1,02,000 गांवों में फैला हुआ हमारा जो नेटवर्क है, अभिभावकों का, छात्रों का, कार्यकर्ताओं का, आचार्यों का और समाज के संभ्रांत नागरिकों का, उस पूरे नेटवर्क का उपयोग करते हुए हर दिन एक घटना इस शहीदी दिवस से जुड़ी हुई, वो सिख पर गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की वीरता से जुड़ी हुई एक घटना प्रसारित करने का, सर्कुलेट करने का निर्णय लिया। वो कार्य प्रारंभ हो गया है। और
26 दिसंबर को देश के 1,02,000 एकल विद्यालयों में पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र लगाकर, कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र हम क्यों लगावें, वो तो सिखों के गुरु थे। यह भ्रांति भी हिंदू समाज को ठीक करनी चाहिए। बिल्कुल, अलग अलग हम जिनको धर्म मानते हैं वो सिखों के गुरु नहीं थे, वो हिंदुओं के गुरु थे, हिंदू थे। उनके शिष्य गण जितने थे जो वीरता पर आगे बढ़ने, हिंदुत्व की रक्षा के लिए तैयार हुए थे, सहमति दी थी, उनका एक समूह डेवलप हुआ इस देश में। हर परिवार का बड़ा बेटा जिसका सदस्य बनता चला गया और इस प्रकार सिख पंथ इस देश में विकसित हुआ। वैसे भी गुरु की दीक्षा लेने वाले की परंपरा को सिख होना कहते हैं। शिष्य ही सिख है। वो प्रादेशिक दूरी का जो उच्चारण दोष होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में जिसको क्षत्रिय कहते हैं उसको पंजाब में खत्री कहते हैं।क्षा को खा उच्चारण हो जाता है। ठीक उस प्रकार से हिंदी में जिस शब्द को दक्षिण कहते हैं उसी शब्द को लखनऊ की लोकल बोली, अवधी बोली में दक्षिण कहा जाता है। लखनऊ को नखलऊ कहा जाता है। हाँ, नखलऊ कहा जाता है। तो दक्षिण और दक्षिण, ऐसे ही क्षत्रिय और खत्री, ऐसे ही शिष्य और सिख, ये समानार्थी शब्द हैं, सिख और शिष्य। लेकिन उच्चारण में उसको प्रसिद्धि प्राप्त हो गई, इसलिए पूरे समाज में सिख शब्द प्रसिद्ध हो गया। तो दोनों शब्द एक ही हैं। संपूर्ण समाज के गुरु थे पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी, इसलिए हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और उसकी जो ज्ञान और शिक्षा की परंपरा है, उनके जो बलिदान है, उसको अपनाना भी चाहिए, क्योंकि वो अपने हैं, दूसरों के नहीं। और केवल वही नहीं, बल्कि जैन और जो बौद्ध धर्म की बात की जाती है, वो एक पंथ है जो कि हिंदू धर्म की इकाई है, उनको भी समझना है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि तथ्यपरक बात है, जो कि दस्तावेजों के साथ में जो ज्ञानी गुणीजन हैं वो बताते भी हैं, उनको आप सुन भी सकते हैं। और जो आपने एकल परिवार की बात की, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, जो नहीं जानते। एकल परिवार यानी एकल अभियान जो है वो एक शिक्षक के द्वारा वो संचालित विद्यालय, जहाँ कोई भवन हो भी सकता है या नहीं भी है, लेकिन वो एक व्यक्ति आगे आया और उसने एक विद्यालय का आधार स्तंभ तैयार किया और वहाँ बच्चों को जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही थी उनको शिक्षा देना प्रारंभ किया। ऐसे 1,02,000 विद्यालय, वो 1,02,000 केंद्र, वो नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसमें एक शिक्षक है, बाकी विद्यार्थी हैं, और जो विद्यार्थी हैं उनके परिवार हैं। जितने परिवार हैं उनके साथ बहुत सारे सामाजिक काम शिक्षा के साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसे समस्त एकल विद्यालयों में 26 दिसंबर को एक निश्चित समय पर पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र सजाना, सभी छात्र और ग्रामवासी उनके चित्र पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और फिर कोई एक मुख्य वक्ता होगा उस कार्यक्रम का, जो इन गुरुपुत्रों के बलिदान के संदर्भ में विस्तार से सबको जानकारी देगा। और इस जानकारी देने का उद्देश्य यही है कि हमारी भावी पीढ़ी में, हमारे परिवार के बच्चों में ये वीर भाव कैसे विकसित हो। वीर भाव किसके प्रति? चिड़िया का शिकार करना ये वीरता नहीं है। वीर भाव अन्याय के विरोध के प्रति, कि हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, भले ही हमारे प्राण चले जाएं। हम धर्म परिवर्तन नहीं स्वीकार करेंगे, लालचवश, भयवश, भले ही हमारे प्राण चले जाएं। ये समर्पण का भाव और ये त्याग का भाव, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र और धर्म के, देश हित, समाज हित और जग हित के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सा अंतराल, उस अंतराल के बाद रेडियो जय घोष पर विमर्श में हम कुछ और जो आयाम है इसके, उस पर भी बात करेंगे। तो लेते हैं छोटा सा अंतराल। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है विमर्श। हमारे मेहमान हैं माधवेंद्र सिंह जी, जो कि
एकल अभियान के महामंत्री हैं अखिल भारतीय, और आप निरंतर उन विषयों को जो समाज के लिए पोषण का काम करें, समाज को एक दिशा मिल सके, समाज में अच्छे कार्य करने वालों को संगठित करके उनको गति दी जाए, उनके कार्यक्रमों को, उनके प्रयासों को आगे बढ़ाया जाए, उस काम में लगे हैं। और इन्होंने बीड़ा उठाया है कि वीर बालक दिवस को घर घर पहुंचाना है और घर घर के बालकों को वीरता के, शौर्य के और पराक्रम के और ज्ञान के और सद्भावना के तमाम गुणों से पोषित करते हुए आगे लाना है। तो अभी और अभियान में क्या क्या जुड़ रहा है, और इसमें घर घर पहुंचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर घर में ये कहानियाँ उत्प्रेरण का काम करेंगी, कैटलिस्ट का काम करेंगी। वर्तमान युग की एक विडंबना है कि पूरा समाज सिनेमा जगत से सीधे सीधे प्रभावित है। वैसे भी चलचित्र को, साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। समाज का दर्पण था, किंतु समाज के अनुकरण का आधार बन गया वो चलचित्र। उल्टा हो गया। और अनुकरण का जब आधार बना तो सामग्री कैसी परोस दी गई। दुर्भाग्य से किसी फिल्म में नायक नायिका का आपस में वार्तालाप हो रहा है। वार्तालाप के शब्द हैं कि खंडाला जाएंगे तो करेंगे क्या वहां। बहुत स्पष्ट वाणी में सब पूरी युवा पीढ़ी को सुनने को मिलता है कि खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। अर्थात जीवन का उद्देश्य केवल इतना बचा कि खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, बस। जो जीवन के मूल विषय हैं, मूल उद्देश्यों इस समाज में हमारे लिए और कोई दायित्व ही नहीं शेष बचा। ऐसी भ्रमित युवा पीढ़ी को समाज के लिए कुछ करने का भाव अगर देना है तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं जैसे शहजादे जोरावर सिंह फतेह सिंह, साहिबजादे जोरावर सिंह फतेह सिंह ने केवल निस्वार्थ भाव से अपने राष्ट्र और समाज के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन होम कर दिया, बलि दे दिया। ऐसी घटनाओं के बारे में जन जन को बताना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हाँ। सबको, और जुड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस धरती पर हम सब ने जन्म लिया है वो धरती ऐसे बलिदानियों की गाथाओं से पूरित है, उनके लहू के कतरे कतरे से पोषित है। तो हमें अंदर अनुभूति भी होनी चाहिए, अभिमान भी होना चाहिए, और स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण भी इसी रूप में होना चाहिए। हमारे अभिभावकों को ज़रूर, आप चूँकि आप एक शिक्षक भी रहे हैं क्या, आप तो सामाजिक शिक्षक हो गए, आपका विस्तार हो गया, लेकिन आपने देखा है बच्चों के विकास के क्रम में बहुत से परिजन की अपेक्षा तो है, उनकी सपने भी हैं, लेकिन वो सपनों को साकार कैसे किया जाए। एक कुम्हार जैसे कोई आकृति बनाता है, वो किया कैसे जाए। तो क्योंकि ये वीर बालक दिवस के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो इस पर भी एक समझ विकसित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोषारोपण करने से विद्यार्थी के मन में कुंठा आती है। अभिभावक अपनी सारी गलतियों का जो ठीक रहा है वो बच्चों पर फोड़ देते हैं। बच्चे भी माता पिता की गलतियों के उनके पीछे चर्चा करते हैं, लेकिन दोनों में संवाद और समन्वय नहीं हो पाता। इसलिए जो बनना चाहिए वो बिगड़ता जा रहा है, जिसे रोकना चाहिए वो बढ़ता जा रहा है। माधवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा विषय आगे बढ़ाया है। वर्तमान समय में चर्चा प्रारंभ हुई थी विदेशी समाज से। एक शब्द है वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, किंतु वो चर्चा चलते चलते भारत आ गई, और भारत में भी अब केवल चर्चा नहीं तो इनका प्रयोग शुरू हो गया। अनेक महानगरों में अब ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम आपको देखने को, प्रयोग करने को मिल जाएंगे, अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं से युक्त। जब वृद्धाश्रम में जाने की बात आती है, या अपनी भावी पीढ़ी के द्वारा कोई वृद्ध माता पिता उपेक्षा का शिकार होने पर अपने वृद्ध साथी के साथ चर्चा करते हैं, तो एक ही बात निकल कर आती है कि मेरा बेटा बहू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, अच्छा ये बताओ आपका क्या हाल है। तो अवधि की एक कहावत है, कोठे पे चढ़ के देखा, हर घर का एक ही लेखा। कम अधिक सब घरों में एक ही कहानी, मिलता जुलता स्वरूप देखने को मिल जाता है। और फिर हम
जमाने को कोसना शुरू करते हैं, जो कि उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि हम थोड़ा सा विचार करके देखें, जन्म से लेकर, जब हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ था, तब से लेकर और युवक बनने तक कितने ही अवसर आए उसके जीवन में, जब हम उसको शिक्षा दे सकते थे, संस्कार दे सकते थे, समाज के लिए, दूसरों के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने का। लेकिन हमने उसको वंचित कर दिया, क्रमशः निरंतर वंचित करते चले गए। कैसे कैसे? जन्म हुआ तो हमारे सब संबंधियों ने हमारे सहित उस बच्चे को कुछ न कुछ उपहार दिया। उसके बाद प्रतिवर्ष हमने उसका जन्मदिन मनाना शुरू किया, उस पर भी उस बच्चे को उपहार देना शुरू किया। होना तो ये चाहिए था कि जन्मदिन वाले दिन बच्चा अपने गरीब मित्रों को या अपने मित्रों को कुछ देता। ये होने के बजाय सब संबंधियों ने बच्चे को देना शुरू कर दिया, और देते देते इतना विद्रूप स्वरूप क्रिएट कर दिया कि आज तो बच्चे पूछने लग गए, अब खिलाए क्या है? आंटी जी, पिछली बार आपने जो खिलौना दिया था उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, 3 दिन बाद खराब हो गया था, इस बार क्या देंगी? ये विद्रूप स्वरूप प्राप्त हो गया। विद्यालय में अगर शिक्षक ने भूकंप सहायता, बाढ़ सहायता के लिए आह्वान किया, बच्चे ने घर में आकर बताया, तो ज्यादातर बार घरों से यह समाचार लौट कर चला जाता है कि बता देना अपने क्लास टीचर से कि तुम्हारे पिताजी की सैलरी से एक दिन की सैलरी कट गई है, या व्यापार मंडल वाले पिताजी से एक दिन की इनकम ले गए, हमारे परिवार का योगदान हो गया। एक और अवसर जो बच्चा दूसरों के लिए कुछ करने का शिक्षा प्राप्त कर सकता था, आपने खो दिया। युवक होने पर जब उसके विवाह का अवसर आया, तो भी कन्या के पिता ने जब आपसे पूछा कि बताइए ये रिश्ता स्वीकार है, और आपने स्वीकृति दे दी, सबसे अंत में फिर पूछा उन्होंने डरते डरते कि मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बता दीजिए। तो आपने बहुत स्पष्ट आदर्शवादी के रूप में उत्तर दिया कि मेरा जीवन तो पूरे वैभव के साथ सुख सुविधाओं से युक्त बीत रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आप कुछ करना ही चाहते हैं तो बेटे से पूछ लीजिए, जबकि उचित ये होता कि आपको उत्तर देना चाहिए था, नहीं कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे परिवार में सब कुछ है, मैंने जुटा के रखा है। आपने बेटे को घुमा दिया, अवसर दे दिया कुछ मांगने का, यहां बचाना चाहिए था। अब जब इतने अवसर आपने खो दिए, तो प्रौढ़ावस्था में अगर बहू के मुंह से यह शब्द निकल रहे हैं कि 90 वर्ष के उम्र में पिताजी के शरीर में क्रिएट हुई रोग के सर्जरी की क्या आवश्यकता है, ठीक तो होना नहीं है। तो लाखों रुपए इनके ट्रीटमेंट पर खर्च करके ये तो वेस्टेज है, क्यों करना? और उसके बाद आयु भी कम ही है, फल फूल खिलाते रहो और सेवन करते रहो। तो ये जो वेस्टेज का भाव है, ये सिर्फ इसीलिए है कि हम अपने बच्चों में वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं जो सहज भाव से समाज के द्वारा मिल जाते हैं। ये नकारात्मक अवधारणा विकसित होती जा रही है। तो आवश्यकता इतनी ही है कि जब जब अवसर मिले दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने का, उसका उपयोग करने दीजिए, अवेल करने दीजिए, और बच्चे के अंदर वीर भाव, समाज सेवा का भाव विकसित होने दीजिए। मैं वचन दे सकता हूं कि निश्चित रूप से आपकी प्रौढ़ावस्था भी सुखमय व्यतीत होगी, और आपको वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और वो वृद्धाश्रम अपने आप में हमारी परंपरा के विद्रूप स्वरूप को उजागर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा एक दूसरे के साथ संवाद, एक दूसरे के साथ सहभाग, एक दूसरे के साथ संबंधों के आत्मीय आनंद का अवसर है। वो एक दूसरे के दुख का कारक नहीं हो सकता, और वो आडंबर का कारक भी नहीं है, वो दिखावे का कारक भी नहीं है, और वो अलग अलग जो ये आजकल संस्कृति विकसित हुई उसने संकट पैदा किया है। हमारे लिए चिंतनीय बात है। इस बालक दिवस के अवसर पर आप ज़रूर चिंतन करें, और उससे पहले चिंतन प्रारंभ करते हुए परिणाम स्वरूप आप आगे बढ़कर 2 कदम बढ़ाएं, न केवल अपने बच्चों को इस दिशा में आगे ले जाने के लिए, बल्कि अपने बुजुर्गों के प्रति, आप भी उनके बालक हैं, आपका भाव उनके प्रति सम्मान पूर्वक भूमिका अदा करने का है, आप उसे करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये निश्चित रूप से बहुत
श्रेयस्कर होगा, परिवर्तनकारी होगा, परिणामकारी होगा और समाज में एक नए आयाम की प्रतिष्ठापना का अवसर होगा। आपको बहुत बहुत आभार हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आप सबके लिए भी ये अवसर है अपनी भूमिका अदा करने का। तो ये भूमिका से आप चूकेंगे नहीं, ऐसी हमें न केवल आशा है बल्कि पूरा विश्वास है। और आप इसकी चर्चा और इसका संवाद ज़्यादा लोग तक पहुँचे, इसके लिए आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब अभी कर लेंगे, ताकि अगर आप ऐसे संवाद से नहीं जुड़ पाते तो ये जो आपकी पीड़ा है वो दूर हो रही है। क्योंकि जय घोष बार बार उन सभी जो आपके मानस के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके चिंतन के लिए ज़रूरी खुराक है, वो नियमित पहुंचाता रहे, आपके द्वार पर दस्तक देता रहे। धन्यवाद सुनने के लिए और माधवेंद्र जी को उस बात को कहने के लिए, क्योंकि ज़रूरी बातें कही जाती रहनी चाहिए। धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। जय